वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 577 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करने वाले हैं इस टेस्ट में हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध या कनिष्क? अशोक ने। देखिए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है अशोक ने कराया था और इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है और इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया है। ठीक है, यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? राजुक मौर्य प्रशासन का भाग था, प्रादेशिक मौर्य प्रशासन का भाग था, युक्त मौर्य प्रशासन का भाग था, अग्रहारिक नहीं था। तो देखिए, युक्त, राजुक, प्रादेशिक मौर्य प्रशासन के भाग थे, अग्रहारिक मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देव नाम प्रिय की उपाधि या पशु चिकित्सालय की स्थापना? देव नाम प्रिय की उपाधि, सी। देखिए, अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के सिंहासन पर बैठा था तथा 269 ईसा पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सभी जगह उसे देव नाम प्रिय कहा गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। बड़ा पूछा जाता है कि देव नाम प्रिय किसको कहा जाता है? अशोक को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? इनमें से कौन सा स्रोत यह बताता है कि अशोक के राज्यकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी? दीपवंश और महावंश। ठीक है, दूसरा और तीसरा। तो देखिए, सिंघली अनुश्रुति कौन कौन सी हैं? दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। चौथी किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र तिष्य ने, जो एक बौद्ध भिक्षु था। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था किसने? किसने बनवाया था भारत का पहला अस्पताल? न चरक है, न धन्वंतरी है, न सुश्रुत है, न चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है। तो देखिए, सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना वो अपने धम्म विजेता और लोक उपकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव बल्कि संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था और इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक यूपीएससी सिविल सेवा का ही फेवरेट है। पिछले 10 वर्षों में 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं अशोक से। देखिए, अशोक के लोक हित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाए, ठीक है, तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने लोक हित के लिए छायादार वृक्ष लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई और कुएं भी खुदवाए। अशोक ने अपने शासनकाल में मनुष्य और पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु पहला अस्पताल और औषधि बागों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? यह प्रश्न यूपी के एग्ज़ाम का फेवरेट है। ठीक है, इसको पूछ लेते हैं। इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया अलग अलग तरीके से कि अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में किसने उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी के पद पर नियुक्त था। उसने 1837 में सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी।
इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। देखिए, जेम्स प्रिंसेप को यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा हुआ है। कुछ अभिलेखों द्वारा राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा था। ठीक है, कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा था। देखिए, नैनोमेटिक्स, धातु विज्ञान, मौसम विज्ञान के कई पहलुओं का अध्ययन दस्तावेज और सचित्र कार्य जेम्स प्रिंसेप ने किए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? ठीक है, जैसे हम तो लिखते हैं, इस तरह से लिखना शुरू करते हैं, मतलब यह है लेफ़्ट टू राइट लिखी जा रही है, लेकिन प्राचीन भारत में क्या है, राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। ठीक है, इस तरह से दाहिने से बाईं ओर, ये थी खरोष्टी लिपि। देखिए, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट। इसे पढ़ने का जो श्रेय है वो चार्ल्स मेसन, जेम्स प्रिंसेप, लेशन, अलेक्जेंडर कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अशोक का रुमनीदेई स्तंभ संबंधित है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है? बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के पहले उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से, या बुद्ध के जन्म से? रुमनीदेई स्तंभ अभिलेख बुद्ध के जन्म से संबंधित है। देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की और वहाँ एक स्तंभ या शिला स्तंभ स्थापित किया, रुमनीदेई लघु स्तंभ लेख। ठीक है, बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग करके जो है माफ़ कर दिया गया अशोक के द्वारा, और भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कालसी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये इम्पोर्टेंट उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा, उत्तराखंड के हर एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ प्रश्न, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में केवल कालसी में और कालसी देहरादून में, ठीक है, यहाँ जो है अशोक का शिलालेख है। तो कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है। इसलिए कालसी का जो है ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, टूरिज़्म के लिए भी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। और यूपी, चूँकि कभी उत्तराखंड यूपी का पार्ट था, तो इसलिए यूपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? अशोक के 13वें शिलालेख में है। देखिए, अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना थी कलिंग युद्ध, और इस युद्ध में अशोक की विजय, इसके साक्ष्य जो है 13वें शिलालेख में मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। प्रश्न क्रमांक संख्या 11 पर आ जाइए। अशोक के निम्न अभिलेखों में से या शिलालेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? बताइए। या शिलालेख, एक ही बात है। शिलालेख 12। देखिए, अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है कौन सा? संगम राज्य के विषय में अशोक का कौन सा शिलालेख बताता है? कौन से वो 2 शिलालेख हैं जो बताते हैं? पहला और 10वां नहीं है, पहला और 11वां नहीं है। कौन सा है फिर? दूसरा और 14वां या दूसरा और 13वां? दूसरा और 13वां। 13वें से कलिंग युद्ध का वर्णन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और उसमें वो जीता था, उसके साक्ष्य। देखिए, अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख या अभिलेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य,
सतीपुत्र और केरल पुत्र सहित श्रीलंका की सूचना जो है वो मिलती है दूसरे से और 13वें से। प्रश्न क्रमांक संख्या 13 पर आ जाइए। मौर्य काल में कर चोरी करने वाले को कौन सा दंड दिया जाता था? बताइए, टैक्स छुपाने वाले को कौन सा दंड दिया जाता था मौर्य काल में? क्या दास बना दिया जाता था उसको, या कारावास में डाल दिया जाता था, या जब्ती हो जाती थी उसकी, या मृत्यु दंड दिया जाता था? इन तीनों में से कोई नहीं है, मृत्यु दंड दिया जाता था उसको। देखिए, मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों, ठीक है, 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी, स्लेवरी नहीं होती थी? प्राचीन भारत में कौन बताता है? मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, या मेगास्थनीज की इंडिका, वायु पुराण नहीं? देखिए, मेगास्थनीज की इंडिका यह बताती है कि प्राचीन भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। प्रश्न क्रमांक संख्या 15 पर आज अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी, तोल माप या फिर माप तोल का प्रभारी था? ठीक है, मान करना, तोल करना या माप तोल करना कौन करता था? सीताध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, पण्याध्यक्ष या पौतवाध्यक्ष? सूनाध्यक्ष नहीं है, सीताध्यक्ष नहीं है, पण्याध्यक्ष नहीं है, यह है पौतवाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मौर्य युगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष तोल मान का प्रभारी था, यानी माप तोल करता था। जो पर्णाध्यक्ष था वो वाणिज्य विभाग का अधिकारी था, और जो सूनाध्यक्ष था वो बूचड़ खाने का प्रभारी था। ठीक है, सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का प्रभारी, और पर्णाध्यक्ष वाणिज्य विभाग का प्रभारी, और पौतवाध्यक्ष माप तौल या तौल मान का प्रभारी। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास से 15 प्रश्न थे। इस तरह के प्रश्न ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।